सो नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने इस वीडियो के द्वारा सरकारी नौकरियों की तैयारी के संबंध में जो आवश्यक विषय होते हैं उनके बारे में। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की, एक साधारण शब्द में अगर मैं कहूँ तो अगर हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट जॉब तो सरकारी नौकरियों की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या निश्चित रूप से कम होती है। हम सभी को पता है कि प्रतिवर्ष सरकारी नौकरियां जो आती हैं अलग अलग विभाग से आती हैं और इनके संदर्भ में भी अलग अलग विभाग की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है जिसे हमें महत्व देना रहता है। मतलब कहने का है कि अगर हम ये सोचें कि किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद आसानी से हम लोग उसे गेन कर लेंगे, तो प्रणाली तो यही कहती है, लेकिन जो चुनौतियां आती हैं वो अलग अलग तरह की रहती हैं, जिसकी वजह से कई बार एस्पिरेंट्स को सही तरीका नहीं मालूम होने के कारण प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो सरकारी नौकरियों की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में याद रखिएगा, गवर्नमेंट जॉब जो सरकार के द्वारा आती है, सरकारी नौकरी जो होती है, तो सरकारी नौकरी की यदि हम बात करें तो ये इसकी सामान्य तौर पर 3 श्रेणियां हम विभाजित कर सकते हैं। 3 श्रेणियां, और यहाँ पर याद रखिएगा 4 भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। ये जब 4 कहते हैं तो इसे कहते हैं ए, बी, सी, डी। ठीक है। ये जो 3 श्रेणियां हैं, मुख्य रूप से मैं 3 श्रेणियों पे ही फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी इन्हीं का होता है। पहला हो जाता है ए, ग्रुप ए, दूसरा हो जाता है बी, तीसरा हो जाता है सी। ठीक है। तो ग्रुप ए के जो अधिकारी होते हैं ये प्रशासनिक सेवा के द्वारा चुने जाते हैं। प्रशासनिक सेवा द्वारा चयन, प्रशासनिक सेवा द्वारा चयन होता है, जिसमें जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली बॉडी होती है वो यूपीएससी होती है या तो फिर स्टेट पीसीएस। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप बी, तो ग्रुप बी में जो अधिकारी आ जाते हैं उसमें आपका जो केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार जो परीक्षाएं लेती हैं, राज्य सरकार राज्य सरकार द्वारा, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर आपको ग्रुप बी में चयन होता है, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है। इसमें आपको मिल जाएगा एसएससी वाला हिस्सा जो होता है, एसएससी, सीजीएल हो गया, बाकी के जो सीजीएल एग्ज़ाम्स हो गए वो हो गए। ग्रुप सी में अगर आप काउंट करोगे तो इसमें क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम होता है, क्लरिकल एट्सेट्रा। और ग्रुप डी जो काउंट करते हैं, जो कि हम लोग सामान्य तौर पर रेलवेज को देखा करते थे। तो आम तौर पर ये 4 कैटेगरी आ जाती हैं या 4 पार्ट में हम लोग इसे देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये है कि ये सभी तो नौकरियां हैं, ठीक है, नौकरियों में इस तरह से चयन होता है, इनकी तैयारी कैसे की जाए? ये चारों नौकरियों की तैयारी या फिर जो कैटेगरी वाइज सभी एक है या अलग है? तो इनकी जो परीक्षा प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली लगभग लगभग एक समान होती है,
एक समान होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या एक समान होती है? तो इसमें आपको पहला जो स्टेज होता है जिसे बोलते हैं स्टेज वन, स्टेज वन ये हो जाता है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स। दूसरा हो जाता है मेंस। ठीक है, और तीसरा हो जाता है इंटरव्यू, इंटरव्यू। और इस तरह से ये 3 स्टेज क्लियर करने के बाद आपका जो होता है वो क्या हो जाता है, एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट। और उसके बाद फिर आपको क्या मिल जाता है, मेरिट लिस्ट, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, कुछ ऐसी नौकरियां हैं जहां पर प्रीलिम्स और मेंस लिखने के बाद आप सीधे क्या होता है, नो इंटरव्यू प्रोसेस है, नो इंटरव्यू, इंटरव्यू। ठीक है, इन सम एग्जाम्स, इन सम एग्जाम्स, सम एग्जाम्स। ठीक है, लेकिन जो अधिकारी वर्ग के एग्जाम होते हैं उच्च श्रेणी के, उसमें ये आपकी प्रक्रिया होती है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हिस्सा। तो नेक्स्ट हिस्सा जो हमारा है वो हमारा काउंट होता है, ये रिलेटेड है इस विषय से संबंधित। ठीक है, तो अब आपको जो बताने वाला हूँ ये है विषय। विषय कौन से होते हैं? तो चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें कि आपका आ जाता है सेंट्रल एंड स्टेट, इन दोनों संबंधित। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो विषय उसमें क्या हो जाता है, एक आपका हो जाता है जीएस, दूसरा हो जाता है इंग्लिश, ठीक है, तीसरा हो जाता है आपका रीजनिंग, रीजनिंग, और चौथा हो जाता है मैथ्स। ठीक है, यही 4 एग्ज़ाम हैं जिसमें आपको, मतलब सॉरी, इन्हीं 4 विषयों में आपको तैयारी करनी रहती है, और इन चारों विषयों का उचित ज्ञान होना जरूरी है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। इसमें से सबसे विशाल जो होता है, विशाल आप कह सकते हैं, विशाल क्षेत्र जो है ये आपका है जीएस का। उसके बाद फिर इंग्लिश आ जाता है। इंग्लिश में आपका एक्यूरेसी मायने रखती है, एक्यूरेसी ऑफ यूज़, कैसे यूज़ करना है। रीजनिंग जो रहता है ये सामान्य समझ पर आधारित होती है, सामान्य समझ पर आधारित होती है। और मैथ्स जो होता है, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि जीएस का सेक्शन हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। तो शुरुआत करते हैं अगर मैथ्स से है, तो मैथ्स में देखिए, मैथ्स में क्या आ जाता है, मैथ्स में नंबर सिस्टम से लेकर, नंबर सिस्टम से लेकर आपका ट्रिगो तक सब कुछ काउंट हो जाता है, ट्रिगो etc ये सभी चीज़ें काउंट हो जाती है। और मैथ्स में याद रखिएगा इसमें भी हो जाता है, एक हो जाता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, और दूसरा जो हो जाता है इसे हम बोलते हैं एडवांस मैथ, एडवांस मैथ। ये आपका रोल प्ले करता है। और यहाँ पर याद रखिएगा ये जो अरिथमेटिक, एडवांस मैथ से, मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सीजीएल वाले में स्पेसिफिकली रोल प्ले करता है। जबकि अगर आप बैंकिंग की बात करोगे, बैंक, तो बैंक में सिर्फ और सिर्फ क्या है, अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक है मेनली, प्लस डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। और क्वेश्चन जो इसके रहते हैं
बैंकिंग की स्पेसिफिकली बात करूं, जो कि गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, गर्ल्स के लिए बेहतर। तो इसमें जो उपाय है ये क्या है, गर्ल्स के लिए बेहतर होता है, इसमें सारा खेल प्रैक्टिस का है। ठीक है, प्रैक्टिस का। रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, बैंक की रीजनिंग जो होती है, बैंक की रीजनिंग बैंक की रीजनिंग जो होती है ये थोड़ी सी ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। ठीक है, जबकि जबकि एसएससी और अन्य एग्ज़ाम की अन्य एग्ज़ाम की आसान होती है, आसान होती है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ सामान्यतः जो स्कोर होता है इसमें, यहाँ पे याद रखिएगा, जो नॉर्मली अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी का जो मार्क्स स्कोर होता है वो आपका 25-25 के रेशियो में बटा हुआ रहता है, यानी कि 25 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 25 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। ठीक है, यहाँ से भी 25 आ जाते हैं और यहाँ से भी 25 हो जाते हैं। ये आपका, मैं लाइक एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ, एसएससी सीजीएल। उसी तरह से अगर मैंने ले लिया लाइक स्टेट का अगर मैंने ले लिया तो स्टेट में ये रेशियो अलग अलग रहता है, रेशियो अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, होता है। लेकिन कोर जो रहता है, कोर वही रहता है, ये 4 सब्जेक्ट ही होते हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश। इंग्लिश ये आपका, आप कह सकते हो सबसे इंटरेस्टिंग और आसान है, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा और आसान, आसान विषय है, विषय है यदि समझ विकसित हो जाए, यदि समझ विकसित हो जाए तो। ठीक है, और उसके बाद फिर आ जाता है हमारा जीएस का सेक्शन। जीएस के सेक्शन में याद रखिएगा, जीएस का सेक्शन आपको टॉप मोस्ट एग्जाम्स हो गए, यानी कि यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, उसके बाद फिर हो गया एमपीएससी, एमपीएससी हो गया, एंड यूके पीसीएस, पीएससी। इन सभी में, इन सभी में ये जितने भी एग्ज़ाम हैं इन सभी में इंटायर इंटायर लर्निंग, इंटायर लर्निंग इज अबाउट जीएस। सब कुछ यहाँ पे जीएस के इर्द गिर्द घूमता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्री होता है, प्री आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, और मेंस जो है, मेंस आपका क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव। इसी रीजन से आपको यहाँ पर बारीक समझ की आवश्यकता होती है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू। जबकि जो अदर एग्ज़ाम्स हैं, अदर एग्ज़ाम्स यानी कि स्टेट और
सेंट्रल वाले एग्ज़ाम है उनकी बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर सिंपल जीएस है, सिंपल सिंपल वन लाइनर जीएस होते हैं जिन्हें जिन्हें आसानी से हल किया जा सकता है, हल किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। तो ये आपका जो हिस्सा हो गया, ये मतलब कि जीएस वाले पोर्शन में आता है। अब सवाल उठता है कि ये जो हिस्से हैं इनके बारे में यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो जीएस का जो सेक्शन है, जीएस में कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं, इंग्लिश में कौन सा आ जाता है, और उसके बाद वाले हिस्से, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है पोर्शन कि इन्हें कैसे टैकल करें। तो यहाँ पे आ जाता है जीएस का, अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो जीएस के जो सब्जेक्ट हो जाते हैं कौन कौन से हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस एंड मिसलेनियस ये हिस्से होते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है हिस्ट्री में क्या आएगा। तो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राचीन भारत से, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक से, आधुनिक काल से। ये तीन हिस्से हैं जिनसे कि आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी क्वेश्चन का रेशियो बटा रहता है 1:1:2, यानी कि एक क्वेश्चन अगर यहाँ से आया, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। सामान्य तौर पर यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। ज्योग्राफी का हिस्सा आ जाता है। ज्योग्राफी में आपके क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, तो भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी जिसे बोलते हैं। दूसरा हिस्सा आ जाता है आपका मानव भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद फिर आ जाता है आर्थिक भूगोल, और चौथा हो जाता है पर्यावरणीय भूगोल, ठीक है। और इस तरह से कुल मिलाकर ये चार हिस्सों में भूगोल बंटता है। जो भौतिक भूगोल का हिस्सा है, भौतिक भूगोल में क्या पूछा जाएगा, भौतिक भूगोल में आपका आ जाता है पृथ्वी कैसे बनी, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, कैसे पृथ्वी जो है ये आपका अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, लिथोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी, इन सभी के बारे में भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। मानव भूगोल में पढ़ते हैं कैसे इंसान वातावरण को अपने अनुसार तैयार करता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, बाकी की चीज़ें। आर्थिक भूगोल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, साथ ही साथ मिनरल्स माइनिंग, ये सभी क्यों होती है, कहाँ होती है, इनको ज़्यादा प्रेफर किया या ज़्यादा फोकस किया जाता है। पर्यावरणीय भूगोल जो है ये आपका इन्वायरमेंट के तहत आ जाता है, इन्वायरमेंट। तो पेड़ पौधों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन गए, कहाँ कौन से जंगल है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो वो ज्योग्राफी में भी आता है, इन्वायरमेंट में। तो ये आपका वेटेज यहाँ हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है पॉलिटी। पॉलिटी में हमें याद रखना है कि जो राजनीति शास्त्र हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल्स ऑल, ये हमें बहुत अच्छे से समझना होगा।
फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स एटसेट्रा, इन सभी का बहुत अच्छा समझ जरूरी रोल प्ले करता है। प्लस करंट अफेयर्स एंड करंट डेवलपमेंट, करंट चेंजेस, या फिर आप कह सकते हो यस करंट डेवलपमेंट। हमारे संविधान के संबंध में जो भी सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर वर्डिक्ट आते हैं उन सभी को थोड़ा अच्छे से समझना रहता है, ताकि यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से हम लोग हल कर सकें। उसी तरह से इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, थोड़ा सा ये आपका वाइड होता है, इसमें माइक्रो और मैक्रो इन दोनों लेवल पर हमें पढ़ना रहता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इससे जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं, नॉर्मली वो इजी होते हैं। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस एग्ज़ाम में जो रहते हैं वो आपका हाई लेवल के रहते हैं। ठीक है, बाकी सभी में नॉर्मल लेवल रहता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हो जाता है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, इसका रोल रहता है, एनालिसिस का रोल रहता है, रोल रहता है। तो इसमें ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पर डे आपको थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर समझना रहता है। और यहीं से आपको स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, नोबेल प्राइज़ हो गया, ठीक है, नेशनल अवार्ड्स हो गया, नेशनल अवार्ड्स, ठीक है, अवार्ड्स हो गया। और साथ ही साथ आपका हो गया बुक्स, इन सभी के बारे में जानकारियाँ होनी ज़रूरी होती है। हालांकि ये सिलेबस जो रहता है ये हमेशा चेंज होता रहता है। सिलेबस कहने का मतलब इसका जो हिस्सा है, जो बारीकियाँ, वो बहुत तेज़ी से बदलती रहती हैं। तो ज़रूरी ये होता है कि इसको डे टू डे लाइफ में रेगुलर इंटरेक्टेड फॉर्म में रखा जाए, ताकि कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसको लोड लेकर पढ़ने से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, इसीलिए इसको डेली बेसिस पे करना रहता है। हर दिन का आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो चैलेंजिंग हो जाएगा। फिर आ जाता है साइंस। साइंस में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब इन तीनों में भी बोला जा रहा है कि बायो पे मोर फोकस करना रहता है, मोर फोकस, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा वाइड स्केल के होते हैं। वाइड कहने का मतलब है इनसे ज़्यादा अच्छे से रहता है। जैसे ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी को अच्छे से पढ़ना रहता है, उसे समझना रहता है, ताकि वहाँ से अच्छे आउटकम्स मिले। तो इन पे फोकस करना रहता है। एंड देन फिर लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री से तो नॉर्मल क्वेश्चंस ही रहते हैं। फिजिक्स में लाइक गति का क्वेश्चन आ गया, या फिर अदर्स, गति आ गया, या फिर स्पीड से रिलेटेड आ गए, तो वो आपका सामान्य तौर पर रहते हैं। केमिस्ट्री से आपके पूछे जाते हैं तत्व पे क्या आधारित, तत्व वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो ये आपका हो जाता है। एंड मिसलेनियस की जब बात करें तो मिसलेनियस में आपका आ जाता है लाइक किस देश में क्या है, यूनिक जैसे जो भी कुछ होता है, तो इन यूनिकनेस को, यूनिक चीज़ों को यहाँ पर फोकस किया जाता है, यूनिक चीज़ों को, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिक चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, होते हैं। तो ये कुछ बेसिक आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है जो हमारे जीएस के पोर्शन में कवर होता है। यहाँ पे एक बात अच्छे से याद रखनी है कि ये जो भी हिस्सा है, जो भी पोर्शन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ये सभी एक बार में तैयार नहीं होते, इनको डेली करना रहता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा क्या एक दिन में तैयार होगा, नहीं, ये पूरा पोर्शन आपको एक रूटीन बनाना होगा। ठीक है, एक आपको रूटीन बनाना होगा, और उस रूटीन के साथ ही रूटीन के
साथ, ठीक है, रूटीन के साथ उचित मार्गदर्शन। रूटीन के साथ क्या चाहिए आपको? रूटीन के साथ चाहिए उचित मार्गदर्शन। मार्गदर्शन जो आपको अच्छे से अच्छी तरह गाइड करे और सकारात्मकता प्रदान करें, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव अप्रोच। ये अगर आपके पास मिल गया तो समझ जाइए कि आपके एग्ज़ाम की जो जर्नी हो जाती है बहुत आसान हो जाती है। चुनौतियाँ क्या आती हैं विद्यार्थियों को, जो सबसे बड़ी होती है, वो पढ़ते तो हैं लेकिन उस पढ़ने में जो उनका मेंटर या गाइड होता है, अगर वो उनके पास नहीं है तो उन्हें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो नाकामयाबी के रूप में आती है। तो नाकामयाबी से बचना है। नाकामयाबी से बचना है तो निरंतरता जरूरी है। निरंतरता जरूरी है, ठीक है, जरूरी है, ठीक है। तो ये तो आपका जीएस रिलेटेड आपका एक हिस्सा था। इसी तरह से इंग्लिश का पोर्शन आता है, रीजनिंग का आता है और मैथ्स का भी आता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैंने इन पोर्शंस को आपको बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी समझ में आया तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, अपने डाउट्स और क्वेरीज पूछें, ताकि मैं आपको बाकी विषयों के बारे में और अच्छी तरह से बारीकियों के साथ बता सकूं और आपके एग्ज़ाम की जर्नी है उसे सुविधाजनक बना पाऊं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे ज़रूर देखेंगे और इससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मैं अभी अपने इस वीडियो लेक्चर को विराम देता हूं और इसके बाद इसके दूसरे हिस्से में मैं आपको बाकी के जो बचे हुए हिस्से हैं उनके बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एक सही मार्ग में आगे बढ़ा पाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।